मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में मेहर की प्रकृति, नेचर ऑफ डॉवर पर चर्चा कर रहा हूँ। जब हमने निकाह अध्याय में चर्चा की थी तब हमने निकाह की प्रकृति पर भी विस्तार से चर्चा की थी और आपको ध्यान है कि कुछ विधिवेत्ता मुस्लिम विधि में विवाह को विक्रय के सदृश मानते हैं, अर्थात निकाह की संविदा को विक्रय संविदा के समकक्ष माना जाता है। और इसी कड़ी में निकाह में स्त्री पक्षकार को संपत्ति के तुल्य मानते हैं और निकाह में दिए जाने वाले मेहर की तुलना विक्रय मूल्य से की जाती है। आज हम इसी तथ्य पर विचार करेंगे कि क्या निकाह संविदा में जो मेहर तय किया जाता है वह विक्रय संविदा में प्रतिफल के समान होता है अथवा नहीं। जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि निकाह संविदा विक्रय संविदा सदृश नहीं रह गई है और ख़ास तौर पर पैगंबर मोहम्मद के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के पश्चात अब निकाह की नेचर में परिवर्तन जो है वो हो गया है और ये संविदा के साथ साथ श्रद्धात्मक और धार्मिक कार्य भी बन गया है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निकाह में लाए गए परिवर्तन के साथ साथ मोहम्मद साहब ने मेहर में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिनमें हम पहले बात कर चुके हैं। तो उन्हीं में से यदि हम देखें तो मोहम्मद साहब ने निकाह के अंतर्गत मेहर को आवश्यक प्रसंगति और मौलिक लक्षण बना दिया। फंडामेंटल फीचर एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ निकाह इतना अनिवार्य है कि जहाँ पक्षकारों को निकाह के पूर्व, निकाह के समय और निकाह के जारी रहने के दौरान तय करने का अधिकार है, वहीं अगर पक्षकार तय न कर पाएँ तो फिर विधि स्वतः इसकी अवधारणा करती है और स्त्री को मेहर की रकम दिलवाई जाती है। इसलिए हर निकाह से मेहर अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो जो अनपेड डॉवर है वो अप्रतिभूत ऋण के समान माना जाता है। यहाँ पर भी मोहम्मद साहब के द्वारा परिवर्तन लाया गया और उन्होंने ये निश्चित किया कि मेहर जो है यद्यपि निकाह पर पुरुष के द्वारा स्त्री को दिया जाता है, पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है, लेकिन यह एक सम्मान के रूप में, कर्तव्य रूप में आरोपित है। अर्थात ऐसा माना जाएगा कि तय किया गया मेहर पति द्वारा पत्नी को नहीं दिया जा रहा, बल्कि पति पर पत्नी का एक उधार के रूप में अर्थात ऋण के रूप में बकाया है। और अगर कोई पति अपनी पत्नी का मेहर
चुकता नहीं करता है तो वह स्त्री उसे ऋण की भांति वसूल करने का अधिकार रखती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निहित होने के पश्चात अर्थात निकाह के संपूर्ण होते ही, निकाह के पूर्ण होते ही, संविदा का गठन होते ही स्त्री को मेहर प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है और यह कभी भी समाप्त नहीं होता। मोहम्मद साहब के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के पूर्व स्त्री पर चरित्र लांछन का आरोप लगाकर उसे यदि तलाक दिया जाता था तो पति मेहर को फोरफिट कर लेता था। लेकिन मोहम्मद साहब ने जो परिवर्तन लाए उनके पश्चात एक बार निहित होने के बाद स्त्री को मेहर के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे स्त्री दुराचारिणी हो, चाहे स्त्री ने पति की हत्या कर दी हो, चाहे स्त्री गैर मुस्लिम हो जाए, चाहे स्त्री ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे स्त्री ने विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ली हो, चाहे पति की मृत्यु बिना मेहर चुकाए हो गई हो और चाहे स्त्री की मृत्यु मेहर प्राप्त करने से पूर्व ही हो गई हो। इन सभी परिस्थितियों में स्त्री को मेहर प्राप्त करने का अधिकार होता है और अगर स्त्री प्राप्त किए बिना मर जाती है तो स्त्री के उत्तराधिकारियों को उसकी ओर से मेहर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो यदि निकाह में मेहर न लेने की शर्त तय कर ली है दोनों पक्षकारों ने तो ऐसी शर्त अवैध और शून्य मानी जाती है और ऐसा माना जाता है जैसे कि वह शर्त तय ही नहीं की गई थी। इसी तरह यदि हम बात करें तो अवयस्क स्त्री भी जो है वो विवाह की पक्षकार मानी जाती है। पहले ऐसा होता था कि यदि अवयस्क स्त्री का विवाह उसका संरक्षण कर रहा होता था तो स्त्री को पक्षकार न मानकर उसके पिता को पक्षकार जो है वो माना जाता था और पति जो है वो मेहर की रकम पिता को देता था, इसलिए मेहर को विक्रय तुल्य माना जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब के द्वारा लाए गए परिवर्तन के पश्चात अब एक अवयस्क या असक्षम स्त्री भी निकाह की पक्षकार मानी जाती है और मेहर की जो रकम है वह स्त्री को ही दी जाती है, चाहे वह असक्षम ही हो। इसी तरह यदि हम बात करें तो यदि मेहर की राशि पक्षकार तय न कर पाएँ या निषिद्ध वस्तु पक्षकारों ने तय कर ली हो तब भी स्त्री को निकाह की मेहर प्रदान की जाती है और उसकी फिर उपधारणा विधि जो है न्यायालय जो है वो स्वयं करते हैं और स्त्री को मेहर दिलवाया जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो मेहर जो है वो विक्रय मूल्य नहीं बल्कि सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर आरोपित किया गया है और अगर पति मेहर की राशि चुकता नहीं करता है तो उसकी संपत्ति से और उसके उत्तराधिकारियों से भी स्त्री को चुकता करने का अधिकार प्राप्त रहता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो जो सामान्य संविदा होती है उसमें दो पक्षकार और एक विषय वस्तु अर्थात 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन निकाह में जो है केवल 2 ही पक्षकार होते हैं, पति और पत्नी। विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर जो है वो कुछ भी नहीं होता, इसलिए भी इसको विक्रय संविदा के सदृश नहीं माना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मेहर जो है विवाह पश्चात पक्षकार तय कर सकते हैं
जब तक विवाह जारी रहता है, और अगर विवाह भंग हो जाता है तो फिर न्यायालय जो है वो स्वयं मेहर की रकम जो है वो तय करते हैं। लेकिन सामान्य संविदा में प्रतिफल जो है वो पक्षकार ही तय करते हैं, वो भी संविदा के समय ही। संविदा का गठन होने के पश्चात न तो प्रतिफल पक्षकार तय करते हैं और न ही न्यायालय तय करते हैं, और बिना प्रतिफल के की गई संविदा शून्य मानी जाती है। जबकि बिना मेहर के किया गया निकाह भी सही ही विवाह वैलिड मैरिज माना जाता है। इसलिए भी निकाह को विक्रय संविदा के सदृश नहीं माना जाता, और मेहर को प्रतिफल के रूप में नहीं मान सकते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो विक्रय संविदा में यदि प्रतिफल का भुगतान नहीं होता है तो पक्षकार को संविदा को रिटेन करने का अधिकार हो जाता है, और वह संविदा को शून्य घोषित करवा सकता है। लेकिन मेहर का भुगतान न होने के आधार पर स्त्री जो है वो निकाह संविदा को रद्द नहीं करवा सकती, निकाह वैलिड ही रहता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से निकाह को मेहर के साथ अटूट और अखंडनीय माना जाता है। अगर हम लीडिंग केस की बात करें तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का 1886 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें जस्टिस महमूद ने मेहर की तुलना विक्रय संविदा और प्रतिफल से की थी। लेकिन यह निर्णय हमीदा बीबी बनाम जुबैदा बीबी 1916 प्रिवी काउंसिल के निर्णय की यदि हम बात करें तो इस वाद में यह तय किया गया था कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की हैसियत की आवश्यक प्रसंगति है, एसेंशियल इंसिडेंट, और यहाँ तक कि यदि विवाह के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो भी उसका निर्णय निश्चित सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, और यह पूर्व धारणा की जाती है कि मेहर पहले से ही निर्धारित था। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक निर्णय मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद का है, 1925 का प्रिवी काउंसिल का निर्णय। यह भी लीडिंग केस है, इस पर भी हम विस्तार से आगे बात करेंगे, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने मेहर की प्रकृति और मेहर के निकाह से अटूट संबंध और विधवा के अधिकार, पति के उत्तराधिकारियों के अधिकार आदि के बारे में विस्तार से निर्णय दिया था। यह निर्णय भी यही बताता है कि हर निकाह से मेहर जुड़ा हुआ होता है, और यह स्त्री को एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में मान्य है, जो स्त्री को एक छतरी प्रदान करता है, सेफगार्ड प्रदान करता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक निर्णय कपूर चंद वर्सेस कदरुनिसा का 1950 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है, और इस निर्णय में भी उच्चतम न्यायालय ने यही तय किया था कि मेहर जो है वह मुस्लिम विधि में आवश्यक प्रसंगति है और हर निकाह से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है।
तो ये कुल मिलाकर मेहर की प्रकृति और निकाह और विक्रय संविदा में भिन्नता पर हमने आज चर्चा की। अगले वीडियो में हम मेहर के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।